जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम मेघानी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई करोगे। आज हम लोग जो आपका आज ही के दिन में आज 4 तारीख है, आज जो आपका जो वीकली टेस्ट हुआ, मैं जैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आज आपका फिजिक्स का पेपर था, ठीक ना। तो उसी का आज हम लोग आंसर की बात करेंगे, उसके आंसर की पर, ठीक ना। देख सकते हो आपको ये आपका जो पेपर है, आपको पता है वीकली टेस्ट का पेपर है आपके पास। टोटल इसमें 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन में से जो 10 क्वेश्चन थे वो आपका कैसा है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। और उसके बाद बाकी जो 6 प्रश्न है वो आपका क्या, सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। तो आज हम लोग 10 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक ना। और मैं बता दूं, देखो आपको पता ही होगा कि प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क्स का है, यानी कुल मिलाकर 20 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, ठीक ना। तो देखिए जो सबसे पहला जो प्रश्न है आपके पास, देखो क्या लिखा है इसको, दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का आपको ऐसा मात्रक पूछा है। देखो कितना इजी से प्रश्न आया था। और जब मैंने आपको इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था इस आज ही के डेट के लिए, 4 तारीख का जो आपका वीकली टेस्ट था, यानी कि आज के दिन वाला, उसके लिए जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था फिजिक्स का, उसमें मैंने क्वेश्चन बताया था, याद करो, ठीक। तो देखो आपको वहीं से प्रश्न आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। आपको मैं इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, तो आपको वही सब आएगा, ठीक ना, एग्जाम में। यानी कि सी नंबर का ऑप्शन होगा, करेक्ट हो जाएगा। जो भी जिसका भी ये पीडीएफ था वो सही करेक्ट किया है, ठीक ना। तो ये एम्पियर होगा, ठीक ना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो आगे क्या लिखा है इसको, क्वेश्चन आपके पास, देखो ये क्वेश्चन तो आप लोग एक बार देख लो, क्योंकि मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में नहीं है, मेरे पास फोटो है में, ठीक ना। यानी कि तीनों पेज का मेरे पास अलग अलग फोटो है, इसलिए मैं फोटो में शिफ्ट करूंगा। तो एक काम करो, मैं वापस जैसे उसमें शिफ्ट करूंगा तब आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए आप लोग इसको एक बार देख लो क्वेश्चन को, ठीक। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यानी सीधा सीधी मैं पूछूं, पहले मैं एक बार पेज को चेंज कर लूँ। हाँ, तो क्वेश्चन था आपके पास कि जो विद्युत शक्ति होता है, यानी कि जो आपके पास पी होता है, पावर होता है, वो पावर का कौन सा, यहाँ पे जो इतने सारे फॉर्मूले है, कौन सा फॉर्मूला नहीं होगा। सीधा सीधे प्रश्न का यही मतलब है, ठीक ना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं होगा। आपको पता ही है कि पावर का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। पावर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है कि पावर का फॉर्मूला होता है पी। देखो पावर का फॉर्मूला आपके पास होता है P बराबर में क्या होता है, W/T होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है नॉर्मली, जनरली हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सो आपको पता है कि जो W है, W को हम लोग लिख सकते हैं V/Q। तो देखो आपका ये जो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर आपने W की जगह पे V/Q डाल दिया तो क्या बन जाएगा आपके पास, V/Q/T बन जाएगा आपके पास। तो देखो यहाँ से इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, I बराबर में Q/T होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। I बराबर में क्या होता है, Q/T होता है। एक बार रुको, मिट गया, मैं फिर से बनाता हूँ। क्या होता है आपके पास, I बराबर में Q/T होता है, ठीक है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, Q को रखो, आप लोग क्या करो, T को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास I इंटू का T हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या था, आपके पास P बराबर में आया था, हमारे पास VQ/T आया था, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, Q की जगह पे जो भी मैंने बताया था IT, उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, V इंटू का IT/T। अब देखो T कट गया तो आपके पास VI बचा। यानी कि ऑप्शन नंबर में ये जो आपके पास है C नंबर में आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। भले हो सकता है आपको थोड़ा धुंधला दिखे पीडीएफ, वैसा है कि मेरे पास खुद धुंधला पीडीएफ आया हुआ है, ठीक ना। ऐसे पीडीएफ नहीं, फोटोज है। तो सी नंबर का ऑप्शन तो होगा नहीं भाई साहब, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला है। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हमारे पास P बराबर में आया था, क्या आया था, V/I आया थोड़ी देर पहले, ठीक। अब हम लोग इसको और चेंजेस कर सकते हैं। क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि हम लोग ओम के नियम से जानते हैं कि V बराबर में IR होता है। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि V बराबर में क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ से क्या करो, यहाँ से जो V का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, P बराबर में V की जगह पर IR पुट करो तो हो जाएगा IR इंटू का I। तो देखो यहाँ से 2 का I हो जाएगा, तो I² R हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो ऑप्शन आपके पास A नंबर का है, I² R, ये आपका करेक्ट नहीं होगा, मतलब ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी पावर का फॉर्मूला है। तो जाहिर सी बात है कि I² अगर आपके फॉर्मूला होता है P का, तो यानी कि ये जो उल्टा आपको लिखा हुआ है R² ये तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि ये जो आपके पास B नंबर का ऑप्शन है ये तो होगा ही नहीं, आंसर नहीं होगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। यानी कि ये पावर का फॉर्मूला नहीं होगा, इसीलिए करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमें पूछा था कि कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। पर फिर भी मैं आपको एक बार ये V² लाकर दिखा देता हूँ। तो अभी हमारे पास ये वाला आया था थोड़ी देर पहले, I² आया था। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या
क्या चेंजेस कर सकते हैं, अभी हम लोग ओम का नियम पढ़े थे, V बराबर में आई आर। यहाँ से क्या करो आप लोग, यहाँ से आप लोग क्या करो कि आई का वैल्यू निकाल लोगे अगर यहाँ से आप लोग, तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, आई का वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल लो। तो जैसे आप लोग यहाँ से आई का वैल्यू निकाल लोगे तो हो जाएगा यहाँ पे आर उधर जाएगा, V बटे में आर हो जाएगा। बस यहाँ पे पुट कर दो तो आई, देखो यहाँ पे आई स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, V बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर है तो आर का आर रन दो। अब स्क्वायर अंदर आएगा तो हो जाएगा V स्क्वायर बटे में आर स्क्वायर इंटू का आर। अब देखो आपके पास क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर गया तो यहाँ पे आर बच गया, यानी कि क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटे में आर सी बच गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर। ये भी आपका क्या हो जाएगा कि ये जो पावर का फॉर्मूला में आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका ऑप्शन, ये आपका सही आंसर नहीं होगा, ये आपका लास्टली बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे हमारे पास प्रश्न है, देखो दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास है समान है, यानी कि जो भी तार है सेम प्रकार का तार है, समझे ना, उसका लंबाई चौड़ाई मोटाई, वो कॉपर तार है तो कॉपर ही है, मतलब दोनों जो तार है वो समान है, ठीक ना। अब जब दोनों तार समान है, यानी कि जो पहला तार है जो दूसरा तार है, दोनों का प्रतिरोध आर ही होगा, यानी पहला तार का अगर प्रतिरोध आर है तो दूसरा का भी आर होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि दोनों तार का प्रतिरोध आपके पास समान होगा। अब आगे देखो इसका यूज करना पड़ेगा आपको। देखो क्या लिखा है, सो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो भाई साहब देखो, सबसे पहले क्या क्या कि तारों को सबसे पहले क्या क्या इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक ना, एक ही तार में जोड़ा गया, ठीक ना। उसके बाद पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, यानी कि मान लो कि आपके पास पहला तार को ऐसे और दूसरे तार को ऐसे करके आपके पास पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, और इन दोनों के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा जो आपके पास हीट निकलेगा H, जिसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो उन दोनों का आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम के द्वारा निकले गए हीट और आपका पार्श्व क्रम के द्वारा निकले गए हीट का आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। यानी कि सीधे मैं बोलूँ तो श्रेणी क्रम के द्वारा निकला गया H और जो आपके पास पार्श्व क्रम के निकाला गया H, इन दोनों को आप लोग बाय में कर दोगे तो आपके पास अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकालोगे, देखो इसको थोड़ा समझने का ट्राई करो आप लोग। हम लोगों ने ये तो जान लिया कि उन दोनों तारों का प्रतिरोध समान होगा, तो जब आप लोग श्रेणी क्रम में दोनों तार को जोड़ोगे तो देखो भाई साहब नॉर्मली क्या हो जाएगा, दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो R1 का भी वैल्यू R है, R2 का भी वैल्यू R है। R1 बेसिकली पहले तार का प्रतिरोध और R2 बेसिकली दूसरे तार का प्रतिरोध हम लोग मान के चलेंगे, ठीक। और दोनों चूंकि प्रतिरोध बराबर है इसलिए इसका भी वैल्यू R, इसका भी वैल्यू R, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2R। तो जो आपके पास श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 2R होगा, इसको याद रखिएगा अभी आप लोग, ठीक। उसके बाद देखिए पार्श्व क्रम का प्रतिरोध जब निकालोगे दोनों तार का तो कैसे निकलेगा, बस 1 बटे में R1 प्लस का 1 बटे R2 निकलेगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, जो भी इक्विवेलेंट होगा, टोटल 1 बटे R का वैल्यू आएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको पता है R1 और R2 जो है वो सेम ही है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या बनेगा आपके पास, 1 बटे में R प्लस का 1 बटे में R करो, इसको सॉल्व करोगे तो 2R आएगा आपके पास। एलसीएम लेके देख लो, R आएगा, उसका 2R आपके पास आंसर आएगा। और चूंकि ये जो 2 बटे में R निकला वो 1 बटे R का वैल्यू है, यानी कि 1 बटे टोटल R, इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इस तरह करके आप लोग समझ सकते हो। तो हमें यहाँ से R का वैल्यू चाहिए, तो इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, यानी कि R का वैल्यू निकल जाएगा R बटे में 2। तो आपके पास पार्श्व क्रम के द्वारा निकला गया R का वैल्यू क्या आ जाएगा, R बटे में 2 आ गया, ठीक है। और श्रेणी क्रम के द्वारा निकला गया जो प्रतिरोध निकला वो क्या निकलेगा, 2R निकला। इन दोनों को याद रखिएगा। अब देखिए, अब हमको पता है हीट निकालना है, दोनों के द्वारा हीट निकालना है, दोनों के द्वारा उत्पन्न हीट का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी, देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो हीट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, H बराबर में V स्क्वायर बटे में 2R इंटू का T। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये सोच के चलेंगे कि ये जो श्रेणी क्रम के द्वारा जो आपका उत्पन्न निकलेगा ऊष्मा निकलेगा, उसमें आपको देख सकते हो उसका जो फॉर्मूला आपके पास V का जरूरत पड़ रहा है, ठीक ना, वोल्ट का जरूरत पड़ रहा है आपको, और आपके पास समय का भी जरूरत पड़ रहा है। उसी प्रकार से ये जो आपके पास पार्श्व क्रम का जो आपके पास दोनों तार को जोड़ोगे और उनके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होगी उनको भी हम लोग उसमें भी आपको S लगाना पड़ेगा, यानी कि उस फॉर्मूला में हमें V चाहिए और R चाहिए और T चाहिए। ऐसे R तो समान है पर V और T इसमें भी चाहिए। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या मान के चलेंगे कि इन दोनों के लिए जो आपके पास V और जो T का वैल्यू है वो दोनों समान है मान के चलेंगे, ठीक। ऐसा हम लोग मान के कंसीडर चलेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि श्रेणी क्रम के द्वारा निकला गया H और पार्श्व क्रम के निकाला गया H का हम लोग क्या निकालना था, अनुपात निकालना था। यानी कि मैं H श्रेणी लिख देता हूँ HS और मैं H पार्श्व क्रम HP लिख देता हूँ, इन दोनों को निकालना है, ठीक। तो H श्रेणी कैसे निकलेगा हमारे पास, जाहिर सी बात है इसका फॉर्मूला वही होता है आपके पास V स्क्वायर बटे में 2R इंटू का T। अब देखो हमारे पास समझो ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसे फॉर्मूला ऐसे जो आपका H का वैल्यू होता है वो V स्क्वायर बटे में RT होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया क्योंकि देखो R का वैल्यू S के लिए जो कि क्या है 2R है, तो इसीलिए हम लोग क्या करें, डायरेक्ट हम लोगों ने R की जगह पे 2R पुट कर दिया, ठीक। उसी प्रकार से हमारे पास जो देखो मैं इसको मैं थोड़ा सा हटा लूँ,
चलो ठीक है। अब उसी तरह से जो आपके पास HP का जो वैल्यू निकलेगा वही V² बटे में, अब इसके लिए क्या लिखेंगे R का वैल्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास R/2/T लिखेंगे, 1 मिनट, R/2/T लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से V² गया आपके पास, 1 मिनट, V² आपके पास गया, TT आपके पास खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास 2R ऊपर में, और यहाँ नीचे में क्या बचेगा 2R बटे में आपके पास 2 बचेगा। देखो ये R और R कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा आपके पास, जब ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 1 बटे में 4 बच जाएगा, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 1:4 आपके पास आंसर आएगा। यानी कि ये जो आपके पास ऑप्शन नंबर C है आपके पास ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप लोग आराम से इसको सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लीजिए घर में। HS बराबर में क्या होता है, HP निकालना है आपको, तो क्या निकलेगा, एक होता है आपके पास फॉर्मूला V² बटे में RT होता है, यहाँ भी आप लोग लगा लेना V² बटे में RT। ठीक, आपको फ्रेश कॉपी में दिखेगा, अच्छे से बना लेना। बस यहाँ पे R का वैल्यू क्या रखोगे, 2R रख देना, और यहाँ पे जो R का वैल्यू लिख दोगे वो R बटे में 2 रख देना, सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या निकल जाएगा 1:4 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास अगला जो प्रश्न आपके पास, देखो 4 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला वीडियो में, आप लोग जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट आपको दिखा देता हूँ। जो क्या होता है आपके पास होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, आपको मैंने करवाया था, याद करो, ठीक ना। जब आपको मैंने बताया था कि जो 1 किलोवाट आवर किसका आपके पास मात्रक होता है, ये आपका क्वेश्चन आया था, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था कि शक्ति का होता है जूल का, ठीक ना, तो इसीलिए पावर का होता है, मैंने आपको बताया था ऊर्जा का, ऐसे समझ लो आप लोग, ठीक ना। तो मैंने आपको बताया था यानी कि 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है, तब उस टाइम पे मैंने ड्राइव करके दिखाया था, ये बोले A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो क्या लिखा, सो देखो क्या लिखा, ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, यानी कि सबको एक साथ जोड़ दो, यानी कि R1 R2 R3 कर दो। तो R1 आपके पास क्या है 1 है, ठीक है, R2 क्या आपके पास 2 है, R3 कितना है 3 है, तो कुल मिलाकर 1 2 3 आपस में जोड़ो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो D नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 6। उसी प्रकार से देखो 6 नंबर का प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आपको पता ही होगा कि चालक का प्रतिरोध जो होता है वो किसकी क्या, इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर में रो इंटू का L/A होता है। यहाँ रो क्या होता है प्रतिरोधकता होता है, L क्या होता है चालक तार की लंबाई, और जो आपके पास A जो होता है वो क्या होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अरे तार कितना मोटा है बस वही समझ, सुना है ना, 2 mm का तार है, 5 mm का तार है, 8 mm का तार है, 16 mm का तार है, ठीक, तो वो mm समझ लो इस तरह से, उसका चौड़ाई व्यास जो समझना समझ लो आप लोग, ठीक ना। तो बेसिकली इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आया कि चालक तार का जो प्रतिरोधकता होता है वो क्यों, समझ लो तार का प्रकृति पर, L यानी कि तार की लंबाई पर, और A यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो कुल मिलाकर ये उपयुक्त सभी B नंबर का ऑप्शन आपका, D नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देख लो आपके पास चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, चालक तार की प्रकृति, तीनों पर निर्भर करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पे प्रश्न आपके पास, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। याद करो ओम्स लॉ, ठीक ना, यानी कि B नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो 8 नंबर का प्रश्न क्या है, दी एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने आपको ये भी बताया था, याद करो ओम होता है। चलो आप लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो ये पेज थोड़ा ज़्यादा ही धुंधला है, मुझे दिख नहीं रहा अच्छा से, तो आपको कहाँ से दिखेगा, पर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, अच्छा सुन लो आप लोग। बेसिकली 9 नंबर का प्रश्न आपके पास है, किसी चालक के 2 सिरों के बीच का विभवांतर, यहाँ पे खाली घर है, इस खाली घर को आपको भरना है, में व्यक्त किया जा सकता है। तो बेसिकली में व्यक्त किया जाता है, यानी कुल मिलाकर 2 चालक तार है आपके पास, उनके बीच का विभवांतर को किससे व्यक्त किया जाता है, वोल्ट से व्यक्त किया जाता है। यानी कि यहाँ पे A नंबर का ऑप्शन में वोल्ट दिया हुआ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। बाकी C में ओम दिया हुआ है, B में आपके पास एम्पियर दिया हुआ है, और आपके पास D में वाट दिया हुआ था, ठीक। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 10 नंबर का प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, देखो क्या लिखा है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। जाहिर सी बात है विद्युत धारा मापने के लिए हम लोग अमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि C नंबर में है। A नंबर में वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, तो वोल्ट मीटर आपको पता है कि ये क्या करता है, आपका विभवांतर को मापता है। और बी नंबर का ऑप्शन में आपके पास क्या है थर्मोमीटर, तो क्या हो जाएगा आपको पता है थर्मोमीटर क्या नापता है, आप लोग को बुखार उखार होता है टेम्परेचर मापने का काम करता है। और D नंबर लिखा है नॉन ऑब्जेक्ट, तो ये तो होगा नहीं। मैंने सारा कुछ पढ़ के आपको बता दें, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि इस सब का भी मैं आंसर आपको दूं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग आगे मिलेंगे किसी अगले आपका जो वीकली टेस्ट होगा उसके हम लोग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे। और बात मानिए मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वही क्वेश्चन भेजेगा, ठीक। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।